अनय ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। बिस्तर पर सोई अपनी बहू तन्वी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी नींद में हलचल हुई। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से तकिए के नीचे रखी चीज निकाली। एक लंबा चमकदार सिले हुए कैंची। चांदनी उस पर पड़ रही थी और वह चमक रहा था जैसे कोई शैतान मुस्कुरा रहा हो। अनय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने तन्वी के घने लंबे काले बालों का एक लट पकड़ा। बालों की मुलायमियत ने उसकी उंगलियों को एक सुखद एहसास दिया। उसने कैंची के ब्लेड खोले और उस लट को दबी जगह और सिर के बीच में रखा। एक गहरी सांस लेकर उसने कैंची बंद की। कर्कश कर्कश आवाज के साथ बालों का वह घना लट उसके हाथ में आ गिरा। तन्वी ने नींद में करवट ली, लेकिन नहीं जागी। अनय ने उसके कटे हुए बालों को अपने चेहरे से सहलाया और उन्हें चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। यह पहली चीज नहीं थी और आखिरी भी नहीं होनी थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के स्टोन चैनल पर। यह वो जगह है जहां कहानियों के रंग बिखरते हैं, कुछ डरावने, कुछ रोमांच से भरे, तो कुछ दिल छू लेने वाले। अगर आपको भी कहानियां सुनना और नए नए किरदारों से रूबरू होना पसंद है तो के स्टोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से वक्त रहते जुड़ सकें। और अब बिना किसी देरी के सुनिए आज की कहानी। यह कहानी है अनय शर्मा की। अनय 55 साल के थे, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उनकी पत्नी सुनीता का 2 साल पहले कैंसर से देहांत हो गया था। उनका एक बेटा था, कार्तिक, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कार्तिक शादी के 2 साल बाद ही अमेरिका में सेटल हो गया था। अनय का जीवन बहुत एकांत और नीरस हो गया था। बड़े से घर में अकेले दिन किताबें पढ़कर और बगीचे में काम करके गुजरते। फोन पर कार्तिक से बात हो जाती, लेकिन वह बात पिता पुत्र का औपचारिक रिश्ता निभाने जैसी लगती। एक दिन कार्तिक का फोन आया। पापा, मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में 6 महीने के लिए यूरोप जाना पड़ रहा है। तन्वी अकेले यहाँ रहने को राजी नहीं है। क्या वह कुछ महीने आपके पास रह सकती है? अनय के लिए यह एक सुखद खबर थी। तन्वी, उनकी बहू, उम्र में सिर्फ 26 साल की थी। जीवंत, हंसमुख और बेहद खूबसूरत। उसके आने से घर में फिर से जान आ जाएगी। तन्वी आ गई। शुरुआत बहुत अच्छी रही। वह अनय का ख्याल रखती, खाना बनाती और उनके साथ बैठकर टीवी देखती। अनय को लगा जैसे उन्हें बेटी मिल गई हो। वह तन्वी से बहुत प्यार से पेश आते, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते। लेकिन धीरे धीरे यह प्यार एक अजीब रूप लेने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। अनय तन्वी की तारीफ करते हुए भी अटक जाते। तन्वी, ये साड़ी तुम पर बहुत सुंदर लग रही है, या आज तुमने बाल कैसे सुलझाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तन्वी इन बातों को बड़े प्यार और सम्मान की नजर से लेती। वह सोचती, ससुर जी उसे अपनी बेटी की तरह देखते हैं। लेकिन अनय की नजरें अब सिर्फ प्यार जताने तक सीमित नहीं थी। जब तन्वी लिविंग रूम में टीवी देखती तो अनय की नजरें उसके हाथों, उसके चेहरे, उसके बालों पर टिकी रहती। उन्हें तन्वी में अपनी मृत पत्नी सुनीता की झलक दिखाई देने लगी, खासकर उसके घने काले लहराते बाल। सुनीता के भी ऐसे ही बाल थे। एक शाम तन्वी सोफे पर सो गई। अनय कमरे में आए और उसके सोने का तरीका देखते रहे। उनका हाथ उठा और वह बिना छुए हवा में ही उसके बालों को सहलाने लगे, एक अजीब सी तृप्ति महसूस करते हुए। यह सब उनके मन के अंदर चल रहा था। बाहर से वह एक पूरी तरह सभ्य, प्यार करने वाले ससुर थे। पहली बार सीमा तब पार हुई जब तन्वी नहाकर निकली। उसने एक तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। अनय ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ससुर जी, क्या आपके पास कोई और तौलिया है? ये थोड़ा गीला हो गया है, तन्वी ने पूछा। अनय ने उसे देखा। गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। पानी की बूंदें उसके गालों से होती हुई गर्दन तक जा रही थीं। अनय का गला सूख गया। हाँ, जरूर। वह उठे और अपने कमरे से एक साफ तौलिया ले आए। लेकिन तौलिया देते समय उनका हाथ जानबूझकर तन्वी के हाथ पर रुक गया। स्पर्श जरूरत से ज्यादा देर तक था। तन्वी ने हल्का सा झटका महसूस किया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। शायद यह अनजाने में हुआ होगा, लेकिन अनय के लिए यह एक जानबूझकर किया गया कदम था। उस नरम गीले स्पर्श ने उनके अंदर छिपे किसी जानवर को जगा दिया। उस दिन के बाद अनय का व्यवहार बदलने लगा।
वह तन्वी के कमरे के बाहर बेवजह टहलते। बाथरूम का दरवाजा बंद होने पर वह उसकी आवाजें सुनने की कोशिश करते। उन्होंने तन्वी की निजी चीजों में ताक झांक शुरू कर दी। उसके ड्रेसिंग टेबल से उसका कंघा चुरा लिया और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। उस पर फंसे उसके बालों को देखकर उन्हें शांति मिलती। तन्वी को कुछ अजीब लगने लगा। उसे महसूस होता कि ससुर जी की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती हैं। एक दिन उसने कार्तिक को फोन कर कहा भी, यहां सब ठीक है लेकिन कभी कभी अजीब लगता है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। कार्तिक ने कहा, पापा अकेले रहते हैं, शायद तुम्हारी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, घबराओ मत। लेकिन तन्वी की असहजता बढ़ती गई। अनय अब उसके बहुत करीब आकर खड़े हो जाते, बात करते समय उसकी बाह को छू देते। हर बार एक मासूम बहाना होता। यह वह रात थी जब सबसे सस्पेंसफुल सीन घटा। तन्वी उस दिन बहुत थक गई थी। घर की सफाई की, खाना बनाया और जल्दी ही सो गई। अनय रात भर जागते रहे। उनके दिमाग में एक विचार घूम रहा था, तन्वी के बाल, उन लंबे घने काले बालों का एक टुकड़ा। वह उसे पाना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। आधी रात को वह चुपचाप उठे, ड्राइंग रूम के ड्रॉर से सिले हुए कैंची का बॉक्स निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग एक अजीब शांति से भरा हुआ था। यह सही था, ऐसा उन्हें लग रहा था। वह तन्वी के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा धीरे से खुल गया। वह अंदर घुसे। चांदनी की रोशनी में तन्वी सो रही थी, एक परी की तरह। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। अनय ने एक गहरी सांस ली। उसने तन्वी के कंधे पर हाथ रखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर उसने कैंची निकाली। कर्कश आवाज के साथ बालों का एक घना लठ उसके हाथ में आ गिरा। तन्वी ने करवट ली, लेकिन नहीं जागी। अनय ने कट्टे बालों को अपने चेहरे से सहलाया और उन्हें चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उस रात वह उन बालों को थामे एक गहरी अश्लील तृप्ति के साथ सोया। अगली सुबह तन्वी नहाकर तैयार हो रही थी कि अचानक उसने आईने में देखा। उसके बालों का एक हिस्सा बेतरतीब ढंग से छोटा हो गया था। वह हैरान रह गई। उसने सोचा शायद नहाते समय फंस गया होगा और उसने खुद ही काट दिया होगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। उसने इस बारे में अनय से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया। अनय अब और ज्यादा साहसी हो गए थे। एक और रात जब तन्वी खाना बना रही थी, अनय पीछे से आए और उसके बालों में से एक लट उठाकर कहा, बहुत सुंदर हैं तुम्हारे बाल तन्वी। तन्वी ने तेजी से मुड़कर देखा। अनय की आंखों में वह प्यार नहीं था जो एक पिता की आंखों में होता है। वह एक पति की तरह देख रहे थे। वह डर गई। ससुर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? उसने डपटते हुए कहा। अनय ने हाथ खींच लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अरे कुछ नहीं, बस तारीफ कर रहा था। लेकिन उस दिन के बाद तन्वी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करना शुरू कर दिया। तन्वी अब पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने अनय पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब अनय बगीचे में थे, तन्वी ने उनके कमरे में जाने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। उसने उनके अलमारी के दराज खोले, कुछ नहीं। फिर उसने तकिए के नीचे हाथ डाला। उसे एक कंघा मिला, उसका अपना कंघा। वह सिहर उठी। फिर उसने तकिए के नीचे और छुआ तो उसे एक रूमाल में लिपटी कोई चीज मिली। उसने खोली और देखकर उसका खून सूख गया। वह उसके बालों का वह कटा हुआ लॉट था। उसके साथ ही और भी छोटे छोटे टुकड़े थे जो शायद पहले काटे गए थे। और सबसे डरावनी चीज, सुनीता की एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसके भी लंबे बाल थे। तन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सब कुछ समझ में आ गया। ससुर जी उसके बालों के पीछे पागल थे। वह उसे सुनीता आंटी का प्रतिरूप समझ बैठे थे। वह तुरंत अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कार्तिक को फोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वह घबरा गई। अनय को शक हो गया कि तन्वी को कुछ पता चल गया है। उसने उनसे बात करना कम कर दिया था और हमेशा सतर्क रहती थी, लेकिन इसने उनके ऑब्सेशन को और नहीं रोका बल्कि बढ़ा दिया। उन्होंने एक प्लान बनाया। वह तन्वी को उसके कमरे में ही कैद कर देंगे। इस तरह वह हमेशा उनके पास रहेगी। उसके बालों को वह जब चाहे देख सकेंगे, छू सकेंगे। एक शाम उन्होंने तन्वी से कहा, तन्वी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हारे कमरे में आओ, मैं दिखाता हूं। डरी हुई लेकिन जाने के अलावा कोई चारा न देख तन्वी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वह कमरे में घुसी,
अनय ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चाबी से ताला लगा दिया। ससुर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए, तन्वी चिल्लाई। शांत रहो तन्वी, अनय ने दरवाजे के बाहर से कहा। उनकी आवाज में एक डरावनी शांति थी। अब तुम यहीं सुरक्षित रहोगी, मेरे साथ। तुम्हारे बाल, वह बहुत सुंदर है, सुनीता जैसे। तन्वी को समझ आ गया कि वह एक पागल इंसान के कब्जे में है। अगले 2 दिन तन्वी कैद रही। अनय उसके लिए खाना देते, लेकिन दरवाजा सिर्फ इतना ही खोलते कि ट्रे अंदर रख सके। तन्वी ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियों पर मजबूत ग्रिल लगी थी। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन घर अकेला था, पड़ोस दूर, कोई सुनने वाला नहीं था। तीसरी रात अनय ने दरवाजा खोला। उनके हाथ में फिर से वह कैंची थी। उनकी आंखें खून से लाल थीं। आज मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगा तन्वी, वह बड़बड़ाए। तुम्हें सुनीता जैसा दिखना चाहिए, उसके जैसा शॉर्ट हेयर कट। तन्वी ने कोने में दबकर रोना शुरू कर दिया। नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनय आगे बढ़ते गए। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। कार्तिक का फोन था। अनय ने फोन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस क्षण का फायदा उठाकर तन्वी ने उन्हें धक्का दे दिया और कमरे से भाग निकलने की कोशिश की। एक जंगली संघर्ष शुरू हो गया। अनय ने तन्वी के बाल खींचे और वह चिल्लाती रही। आवाज सुनकर पड़ोस के एक युवक राहुल, जो शाम की सैर पर निकला था, ने दीवार के पास आवाज सुनी। उसने अंदर झांका और एक बूढ़े आदमी को एक युवती के साथ हाथापाई करते देखा। राहुल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर तन्वी ने अपनी पूरी ताकत से अनय को धक्का दिया। अनय संतुलन खोकर गिरे और उनका सिर टेबल के कोने से जा टकराया। वह बेहोश हो गए। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी। तन्वी सिसकियां भर रही थी। अनय को होश में लाया गया, लेकिन वह अब भी बड़बड़ा रहे थे। सुनीता, तुम्हारे बाल मेरे हैं। पुलिस ने अनय के कमरे से सबूत बरामद किए। तन्वी के बालों के टुकड़े, उसका कंघा, सुनीता की तस्वीरें। कार्तिक को खबर मिली और वह अगली फ्लाइट से भारत आ गया। तन्वी को बचा लिया गया था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसे हमेशा के लिए एक सदमा लगा था। अनय को मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ऑब्सेसिव लव और इरोटोमेनिया नामक बीमारी थी, जिसमें इंसान यह मानने लगता है कि कोई उससे प्यार करता है, भले ही सच्चाई कुछ भी हो। अपनी पत्नी की मौत के गम और तन्वी में उसकी झलक देखकर उनका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया था। कार्तिक तन्वी को अपने साथ अमेरिका ले गया, लेकिन तन्वी अब कभी भी अकेले में कोई विश्वास नहीं कर पाती। उसे हमेशा लगता कि कोई उसके बालों को देख रहा है, कोई छाया है जो उसे छूना चाहती है। और अनय अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते चांदनी में बैठी किसी औरत के लंबे बालों को देखकर मुस्कुराते रहते, अपनी छाया दुनिया में खोए हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको छाया का स्पर्श कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो के स्टोन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानी के साथ जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।